हेलो, जय हिंद साथियों। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का 6 से 12 सहित वन लाइनर क्वेश्चन है और ये महेश वर्णमाल जी का है और ये आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। और इसमें जीव विज्ञान की टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं हैं और इसमें एक और है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। और इसमें है कोशिका के बारे में है, सेल के बारे में, फिर पोषण के बारे में है, न्यूट्रिशन और पादपों के आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी है। और यही है, आप लोग इसको देखिएगा। ये हम पूरा वन लाइनर क्वेश्चन इसको आज हम कवर करा देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। आज ये जीव विज्ञान है, बायोलॉजी का, और पहला है टॉपिक जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। चलिए इसको देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो ये अंगूर होता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट वर्म प्रयुक्त होता है? तो ये केंचुआ का होता है प्रयुक्त, अर्थवर्म का। आगे है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो ये मृदा का किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंटोमोलॉजी कहलाता है। आगे है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जननांकी डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति प्लेलियो बोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये एथनोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ओरेली कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखाएं हैं और इधर जनक है। जंतु विज्ञान ये अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान बोटनी थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। आगे है प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमिक कार्लस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो है ह्यूगो डिब्रीज। कवक विज्ञान माइकोलॉजी हेनरिच एंटन डी बेरी। आगे देखते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान ये स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कार्लोस लिनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंड स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही दिया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय
वनस्पति विज्ञान ये बीरबल साहनी, आनुवांशिक अभियांत्रिक ये पॉल बर्ग, शैवाल विज्ञान ये विलियम हेनरी हार्वे, भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंगर, भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा, औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। आगे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी एंटनी वन लियोनहक, जीन चिकित्सा एंडरसन, जंतु विज्ञान। आगे जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं यह वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान एग्रोएस्ट्रोलॉजी को घासों का अध्ययन व पालन, एग्रोलॉजी एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंटोमी ये आंतरिक संरचना का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, जीव विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन, ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। आगे है कैसिडोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, इकोलॉजी पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन, इकोनॉमिक बॉटनी ये आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। आगे देखते हैं एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। आगे देखते हैं लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी ये सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। आगे देखते हैं माइकोलॉजी कौकों का वैज्ञानिक अध्ययन, माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन, निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन, पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन, पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। आगे देखते हैं पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन, पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों संबंधों का अध्ययन, फार्मेकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन, फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। आगे देखते हैं टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन, सस्बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन। आगे है हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की अध्ययन, हाइड्रोफोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। आगे है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन,
क्रायोनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। आगे है एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इसकी वंशागति का अध्ययन। आगे देखते हैं हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। आगे है ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आगे देखते हैं आयुर्विज्ञान के साथ आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो है ये जरा विज्ञान जेरेंटोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं टॉपिक का नाम है आगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। देखते हैं जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो ये क्रो-मैग्नन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। आगे देखते हैं विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? ये चार्ल्स डार्विन ने। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? उद्विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। उद्विकास के परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादक किसने किया था? ये ह्यूगो डी ब्रिज ने। आगे है ऑर्कियोपटेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो ये हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये नीलहरित शैवाल की ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल डोर्मेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो ये हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? ये तारामीन स्टारफिश में। जीवाणुओं के किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ये 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में। आगे है डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवकों में लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो ये क्रोमैटोफोर्स। आगे किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं जाइलम वेसल का अभाव होता है? तो ये अनावृत बीजी एवं टेरेडोफाइट्स में। आगे है पांच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? ये व्हिटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो ये मैक क्लिंटॉफ ने।
कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो ये एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। आगे है, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो ये चमगादड़ है। चमगादड़ बैट को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं उन्हें मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू हैं। आगे देखते हैं, कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। मानव का है होमो सैपियंस, तेंदुआ का है पैंथेरा पार्डस, बाघ का है पैंथेरा टिग्रिस, शेर का है पैंथेरा लियो। आगे है, मटर का है पाइसम सैटिवम, बिल्ली का है फेलिस कैटिस, मेढक का है राना टिग्रिना, धान का है ओराइजा सटिवा, सरसों का है ब्रेसिका कम्प्रेक्टिस, चना का है सिसिर एरिएटिनिम। आगे है गेहूं का है ट्रिटिकम स्टीवम, गाय का बॉस इंडिकस, आम का है मैग्निफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये क्रमशः ग्रेना में एवं स्ट्रोमा में। आगे है, मोलस्का संघ के कुछ जंतु में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो ये हीमोयासिन के कारण होता है। आगे देखते हैं, मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः अवशीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। आगे है, कवकों और उच्चर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार पाया जाता है? तो ये कवक मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद फंगी हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये सेलुलोज है। आगे देखते हैं, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो ये कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो ये मैग्नीशियम होता है। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। आगे देखते हैं, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये वातक तंत्र ट्रेकिया द्वारा। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण। आगे देखते हैं, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो ये लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथि किस अंग के समान है? तो ये कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान है। आगे है, निफेथिस खासियाना पीचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किन राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो ये सैलोविद कहते हैं। घटपर्णी प्लांट पीचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इनकी पत्तियां में पर्ण फलक में रूपांतरण हो जाते हैं। आगे देखते हैं,
कौन सी प्राणी अपनी दांत में जल का संग्रहण करता है? आंत में कौन सी प्राणी अपनी आंत में इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है? तो ये ऊंट हो जाएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो ये कोलोसल स्क्विड। चलिए आगे देखते हैं। आगे लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? तो ये एक बीजी बेरी है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद राइबोसोम कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होती है? तो ये कैप्सेसिन के कारण तीखी होती है। आगे है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो ये व्हेल है। रेशम की कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन काल का कि किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? तो ये प्यूपा अवस्था में देता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये सदैव एक समान रहता है। आगे देखते हैं, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चा नहीं देता? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये शुक्राणु की कोशिका है। सील किस वर्ग की प्राणी है? तो ये स्तनपायी है, मैमल्स है। और किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो ये क्वैकर्स से कॉक प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये स्तनपायी है डॉल्फिन। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये तना का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो यह सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण गंध देता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो ये मरुभूमि कहते हैं, जीरोफाइट। आगे देखते हैं, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। आगे है, अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो ये यांत्रिक सहारा के लिए। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो ये मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ये ल्यूसीफेरस के कारण चमकता है जुगनू। आगे देखते हैं, सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये फ्लोएम से। लेंग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो ये लेग्यूमन मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? तो ये जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? ये सालामेंडर, अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होती है? तो ये सरीसृप में अनुपस्थित होती है। आगे देखते हैं, कॉकरोच और सिल्वरफिश किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें? तो ये खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। स्तनपायी भ्रूण के
उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो ये अपरा प्लेसेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो ये नियत तापी है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। आगे देखते हैं। विज्ञान की पैलियोटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी पक्षी जो तेज गति से उड़ सकता है परंतु दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, ये शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, तो ये जाइलम उत्तक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? तो ये एस प्रवस्था में बनते हैं। आगे देखते हैं। डूबने से हुई मौत का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो ये डायटम का। पपीते का पीला किस कारण होता है? तो ये कैरिकाजेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो ये लैमिनेरिया नामक शैवाल से, घोड़ी शैवाल से। आगे देखते हैं। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ये नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीवद्रव संकुचन होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ये ग्लाइकोजन है। आगे देखते हैं। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो ये गैम्बूसिया फिश को। बिसफेनॉल ए क्या है? तो ये खाद्य संवेष्टन सामग्री है। विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये जीवाणुओं से। आगे देखते हैं। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार एंजाइम उपस्थित होता है? तो ये जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये बहु प्रभाविता नियम कहते हैं। कयूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? ये की जाती है, तो ये सिनकोना की छाल से। आगे देखते हैं। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ये गार्डन पी यानी कि मटर को। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 84 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। आगे देखते हैं। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो ये 20 से 35 डिग्री के मध्य। ये सीप है, घोंघा है, स्क्विड है, कौरी है, ऑक्टोपस है, कैटल फिश और आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। किस संघ के हैं? मोलस्का संघ के प्रमुख जीव है। आगे देखते हैं। कोशिका, सेल के बारे में देखते हैं। कोशिका के बारे में
जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम है क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से। आगे देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती है? तो प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो ये छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो ये कोशिका भित्ति होती है अनुपस्थित। आगे देखते हैं, पिंड कॉर्पोरस लुटेयम कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडाशय में, ओवरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो ये एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो ये होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका का पाचन थैली कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक में। आगे देखते हैं, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिस का अर्थ क्या होता है? तो ये कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो ये टैमिन एवं बाल्टीमोर ने। आगे देखते हैं, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव में छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको प्रभाविता कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो ये कोशिका द्रव केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये राइबोसोम करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो ये 46 होती है। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति सेलवाल की संरचना का घटक है? तो ये कैल्शियम है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा है। किसे जीवन की भौतिक आधार माना जाता है? तो ये जीव द्रव को माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो ये हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो ये कार्लस लिनियस थे। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आवागमन किसके मध्य होता है? तो ये जीवद्रव तंतु के मध्य होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्र होने से रंध्र खुल जाता है? तो ये पोटेशियम से। आगे देखते हैं, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये रॉबर्टसन वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो ये पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम
की ग्रैनुअल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु ओवम, केवल स्त्रियों में। आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कार्लेपोटैक्सीफोलिया। आगे देखते हैं। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट में संपन्न होती है। आगे देखते हैं। पोषण। पोषण है न्यूट्रिशन। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो ये प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये मूंगफली में होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। आगे देखते हैं। शरीर में ऊतक टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ये ट्रिप्सिन होता है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। आगे देखते हैं। स्तनपान करवाने वाले महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार सलीवा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो ये स्टार्च में। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में। आगे देखते हैं। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो ये बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एसिडिटी एवं क्षारीयता अल्कनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो ये लौह की। आगे देखते हैं। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो ये रेनिन होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो ये यकृत में। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये प्रोटीन है। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो ये पोटासियम का स्रोत होने के कारण। आगे देखते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ये सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये ग्लूटेन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेन। आगे देखते हैं। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण। आगे देखते हैं। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो विटामिन।
एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? तो ये शून्य, एक भी, 0 कैलोरी। आगे देखते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो ये एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को। आगे देखते हैं। किसके संश्लेषण में प्रोटीन विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन की। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो ये पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। आगे है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। आगे देखते हैं। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो ये विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन सा है? कॉड, यकृत तेल, शक्कर कंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार की कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये साइनोकोबालामिन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी टू से। आगे देखते हैं। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो यह विटामिन बी 1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी एवं सी। पेलेग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी 3 और विटामिन सी। आगे देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल से। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो ये विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो ये थायमिन बी 1 पाया जाता है। भोजन में रेशों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर फूड। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। आगे देखते हैं। दीर्घमात्रिक खनिज माइक्रो मिनरल्स खनिज है और महत्व है। कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। आगे है। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए। गंधक सल्फर अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिका का कार्य की। आगे है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन, सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम
ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आधारित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहायक कोफैक्टर। आगे है खनिज है और प्रमुख स्रोत है लौह का केला एवं खजूर, पोटेशियम का पालक, आयोडीन युक्त समान नमक, कैल्शियम का दूध एवं अंडे। आगे देखते हैं कौन से तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो ये मैग्नीशियम रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो ये आंवला। एक संतुलन आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए? तो ये 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्राप्त प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये वसा से। आगे देखते हैं किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये विटामिन ए। आगे देखते हैं विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे है विटामिन के कार्य। आगे विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों के से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलुबल विटामिन्स। विटामिन ए है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है। स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। और इसका कार्यकी प्रभाव है दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियस स्तरों की वृद्धि एवं विकास। और कमी का प्रभाव है कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। आगे है विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। और ये कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। ये सूखा रोग ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में, रिकेट्स बच्चों में। विटामिन ई टोकोफेरॉल तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर। और विटामिन के फिलोक्विनोन हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। और ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, जोड़ पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। आगे देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन, विटामिन बी1 थायमिन। ये स्रोत इसका अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक। कार्यकी के इसका प्रभाव कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। और कमी से बेरी रोग। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्ती, दूध, यकृत, मांस। उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम एफएडी तथा एफएनएम का घटक। किलोसिस रोग। विटामिन बी3 निकोटीनिक अम्ल, ये यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम एनएडी तथा एनएडीपी। पेलेग्रा रोग होता है इससे। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना में स्रोत है इसका। और कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एक का घटक है। और इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम। आगे देखते हैं विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत
इसका मुख्य स्रोत है। और अमीनो अम्ल में के उपापचय में सह एंजाइम, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, B7 बायोटिन, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थ का संश्लेषण, चर्म रोग, बालों का झड़ना आदि। विटामिन B9, फोलिक अम्ल, हरी पत्ती, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां, वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण, DNA का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, वृद्धि की कमी। B12, साइनोकोबालमिन, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया, वृद्धि, रोगाणु का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, तंत्र के विकार। आगे है विटामिन C, आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतु, स्कर्वी रोग, मसूरों से मजबूती, मसूरों में सूजन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन कार्य तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। आगे देखते हैं पादप आकारिकी, पादपों की आकारिकी, प्लांट मोर्फोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो ये जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, ये पर्याप्त प्रकाश के अभाव में भी अंकुरित हो सकता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार प्रकाश में अधिक होती है, तो ये लाल प्रकाश में। आगे देखते हैं जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, तो ये एब्सिसिक अम्ल व इथाइलीन। आगे देखते हैं पुष्पीय पौधे के बीज किसके बने होते हैं, ये भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का, फोटोसिंथेसिस में। आगे देखते हैं यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं, ये परासरण प्रघात के कारण। कौन से फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, तो ये मटर करती है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो ये सोडियम। आगे वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है, तो ये आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फल से। आगे देखते हैं सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, तो ये प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो ये शहतूत के पेड़ पर। आगे देखते हैं भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा आती है, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानतः कौन होता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियां का एकांतरण होता है, तो ये टेरिडोफाइट्स में। आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो ये लाइकेन होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोविद क्या कहलाते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली
जड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये स्तंभ मूल कहा जाता है। आगे देखते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषण होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो ये चूषणकांग द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीय वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो ये द्विबीजपत्री पौधे में। आगे है, नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? तो ये कीटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें रूट पाई जाती है? तो ये तंतुमय जड़ें पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो ये प्रायः एक बीजी पौधों में पाया जाता है। आगे है, कौन से मरुभूमि पौधे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे माना जाता है? तो ये ब्राह दल पुंज एवं दल पुंज को। पादप और प्रयोग योग्य भाग। लहसुन प्याज का सलकंद, हल्दी अदरक का प्रकंद और अरबी जिमीकंद का धन कंद, आलू का कंद स्तंभ कंद। हार्मोन्स विकार, हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचय क्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो ये तने का। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। किसमें होती है? केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। तो ये साथियों, ये पूरा फिनिश हो गया और जो आने वाला वीडियो है वो बच गया है। इसमें जो जो टॉपिक बच गया है बायोलॉजी का उसको भी हम कवर करा देंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।